अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को आपने नोट्स में से करना है, ठीक है। नोट्स में फाइल्स में मैंने सेंड कर दूंगा आपको, और आपकी बुक में भी आप वहाँ से भी करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ से सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो बुक में ये चैप्टर की डिटेल्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं। आप चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जो मैं टॉपिक जहाँ पे पढ़ाऊँगा, सिर्फ वही टॉपिक आपने अपनी बुक से भी वही करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसा कि स्टेट क्या होती है। कंडीशन ऑफ सिस्टम को स्टेट कहते हैं, ठीक है। किसी भी सिस्टम की जो भी कंडीशन होती है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। और इस स्टेट क्या मतलब है स्टेट का, जैसे अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें हम वाटर पड़ा हुआ है, पानी आपके पास पड़ा हुआ है सिस्टम के अंदर, और एक ख़ास टेम्परेचर और ख़ास वॉल्यूम उस वाटर का मौजूद है, आपके पास रीडिंग है। तो जो टेम्परेचर और वॉल्यूम की रीडिंग है वो आपकी स्टेट ऑफ सिस्टम है, ठीक है। वो स्टेट है, वो कंडीशन है सिस्टम की, ठीक है। तो इस टेम्परेचर और वॉल्यूम एक कंडीशन है सिस्टम की। तो हर सिस्टम की एक इनिशियल और फाइनल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे हम इनिशियल स्टेट की बात करते हैं T1, अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को और फिर टेम्परेचर चेंज होगा, T2 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो हाई टेम्परेचर होगा उसमें से अगर हम लो टेम्परेचर को माइनस करें तो हमें चेंज पता चल जाएगा कि उसमें कितना चेंज आया है, हाई वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो इस तरह से एक स्टेट में, यानी एक स्टेट के अंदर चेंज भी आ सकता है। तो उस चेंज को हम डेल्टा से ज़ाहिर करते हैं। इस साइन को, इस ट्रायंगुलर साइन को हम बोलते हैं डेल्टा। चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 और T1 ये दोनों क्या है, स्टेट्स ऑफ फंक्शन, स्टेट्स ऑफ सिस्टम। इनिशियल स्टेट T1 एंड फाइनल स्टेट T2। स्टेट फंक्शन क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है एक सिस्टम की जिसमें डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की, ठीक है। ख़ास वैल्यूज़ होती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। कि वो चेंज, यानी कि वो चेंज किस प्रोसेस के थ्रू आया है, इस पर वो इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करती। स्टेट फंक्शन को जनरली हम कैपिटल लेटर्स के साथ शो करते हैं, कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वॉल्यूम V कैपिटल V के साथ, इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर T से कैपिटल T के साथ, इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी H के साथ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी E के साथ जाहिर करते हैं, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, एक्सेट्रा। अब अगर आपके पास इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू है V1, और अगर आप उसमें कुछ चेंज लेकर आते हैं वॉल्यूम में और वो वॉल्यूम हो जाता है चेंज के बाद V2, तो V2 माइनस V1 ये आ गया डेल्टा V, चेंज इन फंक्शन स्टेट, चेंज इन स्टेट। चेंज वो कितना उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। वी डेल्टा वी से ज़ाहिर करते हैं। अब ये जो डेल्टा वी है या जो वॉल्यूम है वो स्टेट फंक्शन है। क्या मतलब कि ये जो चेंज आया है, टेम्परेचर चेंज करने के लिहाज से आया है, प्रेशर चेंज करने से आया है, ठीक है। ये चेंज जिस भी प्रोसेस से आया है वो इस बात पे ये चेंज डिपेंड नहीं कर रहा, जस्ट ये डिपेंड कर रहा है कि चेंज आया कितना है, V2 माइनस V1। ये चेंज सिर्फ ये वॉल्यूम इसी बात पे डिपेंड करता है कि चेंज आया कितना है, V2 माइनस V1। ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि टेम्परेचर से आया है या प्रेशर से ये चेंज आया है। जो पाथ इंडिपेंडेंट हो उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो वॉल्यूम पाथ इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पाथ इंडिपेंडेंट है, एंथैल्पी पाथ इंडिपेंडेंट है, इंटरनल एनर्जी, ये सारे फंक्शंस पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे कि ये किस प्रोसेस के थ्रू ये चेंज आती है, इस पे डिपेंड नहीं करते। ये है स्टेट फंक्शन। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एनर्जी जो है
इसको हम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, जस्ट इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम एनर्जी को चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सेकंड स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग कंजर्व। टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग की हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। थर्ड स्टेटमेंट, अगर एनर्जी एक फॉर्म में डिसअपियर हुई है तो इक्वल अमाउंट की एनर्जी किसी और फॉर्म में अपीयर हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन। एक मशीन क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। वो मशीन जो कि वर्क प्रोड्यूस कर सके विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम किए बगैर वो कोई वर्क प्रोड्यूस कर सके, ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर इसका कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैथमेटिकल फार्मूलेशन, इसके लिए अगर हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, ठीक है, और उस सिस्टम में हम हीट प्रोवाइड करने से शुरू करेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। ये डिटेल्स आ गई इसकी। जी, एक सिस्टम में जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं और वर्क डन को हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, और डेल्टा ई ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ज़ाहिर करता है। जब हम सिस्टम में हीट एंटर करवाते हैं तो वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करता है और साथ ही साथ वर्क डन भी करता है। तो उस हीट एंटर प्लस वर्क डन, इन दोनों का अगर सम लिया जाए तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होती है, ये डिपेंड करता है वर्क डन और अमाउंट ऑफ हीट एंटर होने पे, ठीक है। अगर आप इन दोनों का सम लेते हैं तो इससे आपकी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम हो जाएगी। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट एंड वर्क। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो एनर्जी है एक सिस्टम और सराउंडिंग की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, साइन कन्वेंशन याद रखिएगा कि डेल्टा ई नेगेटिव होता है जब सिस्टम एनर्जी लॉस करता है, ठीक है। ये आसान आसान तरीका ये है इसको याद रखने के लिए, कन्वेंशन याद रखने के लिए, कि कोई भी चीज़ जब कोई सिस्टम लॉस कर रहा है, दे रहा है, उसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। जैसे डेल्टा ई अगर सिस्टम लॉस करता है तो माइनस के साथ शो करनी है, ठीक है। अगर वर्क डन दे रहा है, ठीक है, सिस्टम दे रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के ज़रिए वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी नेगेटिव के साथ शो होगा। इसी तरह हीट, अगर सिस्टम हीट दे रहा है, लॉस्ट हो रही है, ठीक है, सिस्टम लॉस्ट कर रहा है हीट, तो उसको भी माइनस के साथ शो करना है, ठीक है, वाइस वर्सा। हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं उसमें हीट चेंज कैसे होगी, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले एक हम सिस्टम कंसीडर करते हैं। एक सिस्टम हमारे पास है, ये छोटा सा क्यूब है, ठीक है, और इसमें हमने फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई गैस हमने फिल की हुई है, ठीक है। ये एक हमारे पास सिस्टम है और इस सिस्टम में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है हमने वॉल्यूम फिक्स कर लेना है, ठीक है। ये जो आपको ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं, ये जो ब्लॉक है मैंने फिक्स कर दिया है। इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो सकता, ये फिक्स क्यूब है। इसके ऊपर चाहे आप दो पत्थर रख दें, दो क्यूब्स रख दें, ये वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा। ये फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इस सिस्टम में अगर मैं वर्क डन करवाना चाहूँ तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन हमेशा
पिस्टन के अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करने से होता है। ठीक है, तो वर्क डन जो है ये पिस्टन के अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करने से होगा। तो मैंने तो पिस्टन फिक्स कर दिया है, पिस्टन तो फिक्स हुआ पड़ा है, तो फिर कैसे ये वर्क डन हो सकता है? जी हाँ, वर्क डन इसमें नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। तो वर्क डन डिपेंड करता है पीवी प्रोडक्ट पर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज के प्रोडक्ट के ऊपर। मैंने अभी बताया कि वॉल्यूम चेंज तो ज़ीरो है, तो अगर डेल वी ज़ीरो होगा तो डेल वी को अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे ज़ीरो, तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि डेल ई बराबर होगा क्यू वी के। इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि जब भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाले सिस्टम में हीट सप्लाई करवाते हैं, हीट को क्यू से ज़ाहिर करते हैं, हीट सप्लाई करवाते हैं, तो वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी के चेंज का बायस बनती है। सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी अगर हम हीट सप्लाई करवाते हैं। तो वो जो हीट उनकी इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई है इस हीट सप्लाई होने की वजह से, वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो इसका मतलब है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो जो हीट सप्लाई की जाएगी वो इंटरनल एनर्जी के चेंज का बायस बनेगी। इट मीन्स दैट heat exchange at constant volume is used to change internal energy of the system. When opposing pressure is zero, अगर ये प्रेशर ज़ीरो हो जाए फिर क्या होगा? ये प्रेशर ज़ीरो होगा, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर ये Q के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर प्रेशर भी ज़ीरो हो, ठीक है, प्रेशर अप्लाई ना हो रहा हो, ठीक है, आप बेशक उस वक्त वॉल्यूम फिक्स ना रखें, वॉल्यूम फिक्स ना रखें, लेकिन प्रेशर उसके ऊपर अगर कोई नहीं लग रहा, ठीक है, प्रेशर ज़ीरो है उसके ऊपर, तो इसका मतलब फिर वहाँ पे भी जो आप हीट सप्लाई करवाएंगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज का बायस बनेगी। ठीक है, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो उसके लिए हीट चेंज कैसी होगी। ठीक है, उस सिस्टम के लिए हीट चेंज कैसी होगी। ये सारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस हैं डिफरेंट कंडीशंस पर। ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, अब ये याद रखिएगा जब भी हमें प्रेशर की बात की जाती है, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर की, तो वहाँ पे हम इंथाल्पी टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इंथाल्पी टर्म यूज़ करते हैं। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको इंथाल्पी टर्म के बारे में भी बताता हूँ मैं। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने, ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डब्ल्यू वाली इक्वेशन। ठीक है, हम जब प्रेशर की बात करते हैं तो क्यू वी की जगह पे हम क्यू पी लिखते हैं। ठीक है, ये हम कांस्टेंट प्रेशर पे डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम एब्रीविएशन यूज़ करेंगे क्यू पी। डब्ल्यू, ये हमने माइनस पी डेल्टा वी लगा दिया। ठीक है, डब्ल्यू क्योंकि वर्क डन बराबर होता है प्रेशर और वो चेंज इन वॉल्यूम प्रोडक्ट के। ठीक है, वॉल्यूम प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। डेल्टा ई, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन की वैल्यू हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसी तरह ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ई टू माइनस ई वन और वी टू माइनस वी वन, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। इसके बाद हमने इस पूरी टर्म को हमने यहाँ पे उठा के ले गए। ठीक है, क्यू पी हमने इस साइड पे लिख लिया एक साइड पे, और ये सारी टर्म इधर आ गई, तो ये माइनस वाली टर्म जाके प्लस हो जाएगी, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम इस पी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों टर्म्स के साथ। ठीक है, अब आपके पास जो टू वाली टर्म्स हैं, सेकंड वाली टर्म्स, फाइनल वाली टर्म्स, ये दोनों फाइनल वाली टर्म्स हैं, इनको हमने सेपरेट कर लिया, और जो हमारे पास दूसरी टर्म्स हैं इनिशियल वाली, उन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने जस्ट ब्रैकेट में कर दिया है, ये ब्रैकेट में। चलिए अब हम देखते हैं कि इंथाल्पी क्या होती है, क्योंकि अब हम इंथाल्पी से इसको रिलेट करने जा रहे हैं इक्वेशन में। इंथाल्पी क्या होती है? इंथाल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
क्या मतलब? देखिए, ये सिस्टम है मेरे पास, और इस सिस्टम में ये जो मेरे पास पिस्टन है ऊपर लगा हुआ, इस पिस्टन को हम मूवेबल पिस्टन कह रहे हैं, यानी ये अप डाउन और नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसमें वर्क डन होगा, लाजमी बात है, अगर पिस्टन मूव कर सकता है तो वर्क डन भी होगा। तो अगर वर्क डन का क्या मतलब है, ये देखिए, अगर फर्ज कर लें यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है, कार, ठीक है, और आपने उस कार को वॉश करना है नीचे से, ठीक है, तो उसको हमने गाड़ी को ऊपर उठाना है। उसको ऊपर उठाने के लिए हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करवाते हैं। हीट सप्लाई होगी तो ये गाड़ी ऊपर उठ जाएगी, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ है। तो ये वर्क डन कैसे होगा, इसी हीट सप्लाई करने से। ठीक है, तो अब ये वर्क डन करवाने, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हीट सप्लाई करवाते हैं इस सिस्टम में। जब हम हीट सप्लाई करवाएंगे तो एक तो ये वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा। वर्क डन को किससे जाहिर करते हैं, पीवी के प्रोडक्ट से, ठीक है, पीवी के प्रोडक्ट से जाहिर किया जाता है। और दूसरा, इस हीट सप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी भी तो बढ़ेगी ना, मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, साथ ही साथ वो वर्क भी कर रहे हैं, ये वाला ऊपर पिस्टन को भी ऊपर मूव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। तो ये दोनों वर्क, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मतलब है एक सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरनल एनर्जी प्लस उसका प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जब हम हीट सप्लाई करवाते हैं तो इससे दो चीज़ें होती हैं, तो इसी को एंथैल्पी कहा जाता है। एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये भी इसकी डेफिनेशंस हैं, दो डेफिनेशंस। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी, एच से डिनोट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे पास अगर इनिशियल कंडीशन होगी तो मैं कहूँगा, क्योंकि ये एच भी एक स्टेट फंक्शन है, तो मैं कहूँगा E1 P1 V1। और अगर मेरे पास फाइनल स्टेट होगी, जब हम हीट सप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जो इंटरनल एनर्जी में, सॉरी, एंथैल्पी में चेंज आएगा वो H2 हो जाएगा, फाइनल स्टेट। ठीक है, हीट सप्लाई करने के बाद तो इसमें ये E बन जाएगा E2, और P1 V1 ये बन जाएंगे P2 V2। ठीक है, अगर मैंने इसका चेंज बताना हो तो मैं क्या कहूँगा, H2 माइनस H1, डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ये होगा एंथैल्पी चेंज। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए मेरे पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, E2 PV2 और E1 PV1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं E1 PV1 वाली, ये इंथाल्पी H1 को ज़ाहिर करती हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंथाल्पी H2 को ज़ाहिर करती हैं। तो मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो H2, ये H2 के बराबर है, और ये वाली H1 के बराबर है, H2 प्लस H1, H2 प्लस H1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ये देखें, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उससे हमेशा इंटर में चेंज आता है, इंथैल्पी में चेंज आता है जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करवाते हैं। ठीक है, और इंथैल्पी की डेफिनेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क एंड इट रिप्रेजेंट्स टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। H इज इक्वल टू E प्लस पी वी, इक्वेशन फॉर्म में इंथैल्पी। अगर हम इसमें डेल्टा अप्लाई करवाते हैं, चेंज अप्लाई करवाते हैं, तो डेल्टा यहाँ पे, डेल्टा इसके साथ, फिर डेल्टा जब इस पे अप्लाई किया जाएगा तो एक बार वॉल्यूम पे डेल्टा अप्लाई होगा। ठीक है, दोनों पे डेल्टा अप्लाई करना है, तो इसमें डेल्टा एक बार वॉल्यूम पे अप्लाई होगा और एक बार प्रेशर पर अप्लाई होगा। ठीक है, डेल्टा पी एंड डेल्टा वी, इस तरह से। ठीक है, एक इस तरह से कर लें, फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, सेकंड कांस्टेंट, और सेकंड पे अप्लाई होगा तो फर्स्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें हम ये बात जानते हैं कि हम प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो की बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे।
तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये डेल पी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी, पी प्लस डेल वी। ठीक है, अब इसमें हम डेल ई की वैल्यू पुट करते हैं, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने इक्वेशन से डेल्टा ई की वैल्यू पुट की, तो इसमें पी डेल्टा वी और ये पी डेल्टा वी कैंसिल हो जाएंगे, पी से आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। तो इससे ये बात साबित होती है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करवाते हैं तो इससे सिर्फ एंथैल्पी में चेंज आता है। ठीक है, एंथैल्पी में चेंज आता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करने से। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करवाते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एनर्जी सप्लाई करने से किस चीज़ में चेंज आता है। इसके बाद नेक्स्ट ये यहीं तक था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? जब हम किसी सब्सटेंस में टेम्परेचर चेंज लेकर आते हैं तो उसमें हम हीट सप्लाई करवाने से जो टेम्परेचर चेंज आता है उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी से ज़्यादा समझ आएगा आपको। एक छोटा सा मैंने सिस्टम लिया, छोटा सा क्यूब है जिसके अंदर मैंने एक गैस ली है, वो 1 मोल एक गैस है, उसकी अमाउंट कितनी है 1 मोल। यानी उस गैस इस छोटा सा कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। और इस 1 मोल गैस में जब मैं हीट सप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा। और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मुझे टेम्परेचर करना है 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। तो इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए इस 1 मोल सब्सटेंस को जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उस हीट को कहेंगे हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, हर सब्सटेंस की मोलर हीट कैपेसिटी यानी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर डिफरेंट होगी। हर सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। ठीक है, इस हीट कैपेसिटी को हम सी, कैपिटल सी के साथ डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सिंस हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के चेंज होने से जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने से हीट कैपेसिटी चेंज होगी। और इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म इस तरह से डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, जिसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सिस्टम में डी क्यू थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा, डी टी। टी का मतलब है चेंज, टी का मतलब है चेंज। तो अगर हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा। इसकी जो रेशो है उस रेशो को हीट कैपेसिटी कहा जाएगा, हीट कैपेसिटी सी। सो अगर आप इस हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इस रेशो को? इट इज़ द चेंज इन amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a system through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा, हीट एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। हाँ जी, हीट जो है वो हीट कैपेसिटी जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है किस तरीके से ये जो है हीट एब्जॉर्ब हुई है। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी की क्या इक्वेशन बनती है और उस इक्वेशन से आप क्या लर्न करते हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज जीरो है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने जस्ट वॉल्यूम कांस्टेंट किया है ना, तो आपने एंड पे लिख देना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अलाउड टू वेरी। तो
कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि वॉल्यूम फिक्स कर लिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। इस डी क्यू की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें यहाँ पे, तो पुट करने से ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में डी वी, अभी आपको बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डी वी ज़ीरो। जब वॉल्यूम ज़ीरो है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये बन जाएगा डी ई डिवाइडेड बाई डी टी। इस डी को आप पार्शियल भी कह सकते हैं, पार्शियल साइन, पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, ठीक है। तो करली भी बोला जाता है, करली ई ओवर करली टी। ये वी रिप्रेजेंट करता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन से हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। डिफाइंड एज सी वी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो डी है ना, ये वाला पार्शियल साइन, ये चेंज को जाहिर करता है, रेट को जाहिर करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर इज कॉल्ड CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी भी इसी तरह से हम डेरिवेशन करते हैं छोटी सी। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। मोलर हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज अलाउड टू वेरी। अब हम वॉल्यूम को अलाउ कर रहे हैं वेरी होने के लिए, चेंज होने के लिए। इसकी भी इक्वेशन यही इक्वेशन इसकी भी बनती है। सी, यहाँ पे सी वी था, अब यहाँ पे सिर्फ फ़र्क आ जाएगा सी पी, ये इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे कि अभी आपको बताया कि कांस्टेंट प्रेशर की जब बात की जाएगी तो आपने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, वहाँ पे आपने इंथाल्पी टर्म यूज़ करनी है ताकि आप इसको कांस्टेंट प्रेशर के लिए डी पी बना सकें, ठीक है। फिर डी पी की आप वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, T प्लस पी वी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को डेरिवेटिव डी एच बन जाएगा, इस वेरिएबल के साथ डी ये ई बन जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों में प्रेशर कांस्टेंट है, यानी प्रेशर वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल पर डिफ्रेंशिएटिंग नहीं होती, सॉरी कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, ये कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। वॉल्यूम क्योंकि वेरिएबल है, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ये डी वी बन जाएगा। तो इक्वेशन आपकी बन गई डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। यहाँ से डी ई की वैल्यू निकालें, डी एच माइनस पी डी वी। इस डी ई की वैल्यू को आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे डी ई की जगह पे। तो आप डी ई की जगह पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा डी एच माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी, ठीक है। और ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी डी एच माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी डी एच ओवर डी टी। सी पी इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी।